तो आज की क्लास में हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आगे के टॉपिक्स हैं जैसे लैग्रांजेस इक्वेशन हो गया, इंटीग्रल इंटीग्रल कर्व्स हो गया, उन सब में साइमल्टेनियस यूज़ ज़रूर होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और यहाँ पे आपको बहुत सोचना पड़ता है। इजी क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, लेकिन पूरे टॉपिक को बिना किए हुए आप आगे के टॉपिक में फिर फंस जाएंगे। तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैं वो कुछ इस तरह की आपको दिखेंगी। बेसिक जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी वाले में, जब आगे देखेंगे पार्शियल वाले में तो वहाँ पे इसी तरह के 5 फ्रैक्शन हो जाएंगे। लेकिन 5 फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है। करने का तरीका यही होगा जो हम यहाँ सीख रहे हैं। वहाँ ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ नहीं। हमें इन 3 फ्रैक्शन को देख के और वहाँ पे भी अगर 5 फ्रैक्शन आते हैं तो उन पाँचों को भी देख के हमें कोई भी 2 फ्रैक्शन इस तरह से चूज़ करने होते हैं कि उसको हम आराम से इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने के बाद में 2 इक्वेशन हमें इस तरह से मिलें। तो अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जैसे कि वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। वेरिएबल एंड सेपरेबल का, उसके बाद में होमोजीनियस आना चाहिए, उसके बाद लीनियर इक्वेशन जो बताया था वो। मेनली ये 2 पार्ट तो 100% आपको आने चाहिए, वेरिएबल एंड सेपरेबल और लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के वहाँ पे 2 टाइप थे जो बिल्कुल शुरू की क्लासेस थी, जिसमें से पहली फॉर्म थी हमारे पास कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म। यहाँ पे p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए केवल। इसी तरह से दूसरी फॉर्म थी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। ये जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ जो r और s है वो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए या फिर कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे ये p और q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म पहचानना आना, और दूसरी चीज़ इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब इसके मेथड कितने हैं। 3 मेथड हैं। पहला मेथड है कि, और वही है हायरार्की टाइप में, अगर पहला मेथड फेल होता है तो दूसरे पे जाइए, दूसरा फेल होता है तो तीसरे पे, और हर अगला मेथड पिछले वाले से ज़्यादा टफ है। मतलब बहुत प्रैक्टिस, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे कि देखिए, मेथड 1 कहता है कि आपके पास जो 2 रेशियोज़ हैं उसमें से ये देखिए कि कोई वेरिएबल एब्सेंट है क्या। अगर एब्सेंट है तो क्या कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। मतलब आप 2 ऐसे रेशियो ढूंढिए जिनमें से एक वेरिएबल एब्सेंट हो। तो ये सबसे, अगर ऐसा आप कोई फ्रैक्शन ढूंढ लेते हैं तो वो सबसे ईजी क्वेश्चन माना जाता है। मान लीजिए कि हमें 2 रेशियो ऐसे नहीं मिल रहे हैं जहाँ पे 1 वेरिएबल एब्सेंट हो, तो ऑब्वियसली फिर हमें सेकंड मेथड पे जाना पड़ेगा, जो कि है मल्टीप्लायर मेथड। जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आगे, और मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है वो भी बताऊंगा। इसके बाद में जब मल्टीप्लायर भी नहीं मिलता है हमें, तो तीसरा आता है ऑब्वियसली मिक्स मेथड, जो कि इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो वो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। मेनली है कि मल्टीप्लायर मेथड आपको सीखना आना, मतलब अच्छे से आना चाहिए। इग्नू के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीप्लायर मेथड से हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कभी कभी लेकिन जब क्वेश्चन पेपर टफ होता है, जैसे कि नॉर्मली मैंने देखा है कि जून का जो सेशन एग्ज़ाम होता है वो ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर। तो अगर कोई क्वेश्चन मैंने मिक्स मेथड के देखे भी हैं तो फिर वो दिसंबर में मिलते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास कोई भी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी एक्स मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में होती है ऑर्डिनरी के अंदर, कि डी एक्स अपॉन पी। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ साइमल्टेनियस के ऊपर। अगर उनको आप अच्छे से करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे उनको अटैम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या था कि डी वाई अपॉन क्यू और इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। तो ये इस फॉर्मेट में है। तो इसको अब मैंने पहले क्या बताया कि इन तीनों फ्रैक्शन में से आप कोई ऐसा फ्रैक्शन चूज़ कीजिए, 2 फ्रैक्शन जिनमें एक वेरिएबल एब्सेंट हो। अगर आप देखें इस वाले को और इस वाले फ्रैक्शन में, तो x और y है। अब z जो है ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है। तो इस तरह से आपने फ्रैक्शन को पहचान लिया, तो यहाँ पहला मेथड काम करेगा। पहला मेथड मैंने क्या बताया था कि ऐसे फ्रैक्शन ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसमें एटलीस्ट एक वेरिएबल एब्सेंट हो। तो वो फ्रैक्शन हमें 1 और 2 मिल गया, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बाई चूजिंग वन फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो।
अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड रेशो जो आपने चूज़ किया है, फिर उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेशन और लीनियर इक्वेशन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। सिंपल, वेरिएबल सेपरेबल हो गए यहाँ पे। तो वेरिएबल अगर सेपरेट हो चुके हैं तो हम क्या करते थे उस मेथड में, वहाँ करते थे इंटीग्रेट। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, एक्स क्यू अपॉन 3। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई क्यू अपॉन 3। फिर क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है तो एक कॉन्स्टेंट आएगा तो प्लस का सी डैश। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आप लिखें ऑन इंटीग्रेटिंग, वो अंडरस्टूड है, एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि यहाँ आपने इसको इंटीग्रेट किया है। फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो अंडरस्टूड हैं कि अब इसका जो कॉन्स्टेंट है वो ये सी आ गया। फिर इसके बाद में अगर हम इस वाई क्यू अपॉन 3 को इस साइड लेके आएंगे तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, फिर अपॉन में एक 3 आएगा, उस 3 को हमने राइट साइड भेज दिया 3 सी डैश, क्योंकि सी डैश भी एक कांस्टेंट है, 3 भी एक कांस्टेंट है, तो उसको मिला के हमने एक कांस्टेंट नाम दे दिया C1। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। तो हमें चाहे 5 फ्रैक्शन दे रखे हों चाहे 3 फ्रैक्शन दे रखे हों, हमें इस तरह के 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लाना पड़ता है। तो हम पहली वाली तो कामयाब हो गए हैं फर्स्ट मेथड लगा के कि एक वेरिएबल एब्सेंट था, उसको यूज़ करके हमने एक इक्वेशन ड्राइव कर ली है। अब आते हैं कि क्या ऐसा कोई और फ्रैक्शन है, इनमें से कोई 2 ऐसे फ्रैक्शन और हैं जो कि मेथड एब्सेंट हो, या जल्दी से क्या हो सकता हो, वेरिएबल सेपरेबल या लीनियर इक्वेशन को यूज़ किया जा सके। या फिर एक और चीज़ है कि जो आपने यहाँ रिजल्ट यूज़ करके आंसर निकाले हैं, कभी कभी हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मिक्स मेथड के अंदर की चीज़ें हैं हालांकि। तो यहाँ मैंने फ्रैक्शन यूज़ किया सेकंड और थर्ड। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये तो यहाँ है ही नहीं, मतलब ये तो मेथड 1 लग ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और डी जेड वाले में ये देखो तीनों ही वेरिएबल प्रेजेंट हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। लेकिन अगर आप इन दोनों को मतलब ठीक से देखेंगे और जब आमने सामने रखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर देखिए कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास वेरिएबल जो बचेंगे वो डी वाई, वाई, डी जेड और जेड। तो ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल प्रेजेंट था एक्स्ट्रा, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास क्या बचा अभी, वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो वाई क्यू अपॉन 3, फिर 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन जेड, प्लस एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ हमने सी डबल डैश कांस्टेंट जोड़ दिया। अब क्योंकि थोड़ा सा इसको हमें फॉर्मेट में लिखना होता है कि एक साइड में पूरा कांस्टेंट हो, बाकी सारी वेरिएबल लेफ्ट साइड में, तो उस फॉर्मेट में हम लेके आएंगे। तो वाई क्यू प्लस 3 अपॉन जेड, और जैसा कि हमने यहाँ किया था कि 3 एलसीएम लेके राइट साइड में भेजा था, फिर 3 और सी डैश को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया था C1। उसी तरह से यहाँ पे भी जो भी कांस्टेंट आएगा उसको हम राइट साइड में भेजेंगे, फिर 3C डबल डैश को हमने कांस्टेंट एक नाम दे दिया C2। तो इस तरह से ये जो पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन, जब आपको क्वेश्चन का एंड करना है तो कुछ इस तरह से कि हेंस दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका आंसर होगा। तो आपको 2 आंसर हमेशा उनको एग्जाम में आपको ला के देने हैं। अगर आप देखेंगे तो ये साइमल्टेनियस का डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबसे ईजी कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब आगे 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर सकते हैं, सिंपल। ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन है, इन दोनों को पहले लेके चलिए, वेरिएबल सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले को जो सिंपल मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन कराया उसी चीज़ को आप यूज़ कीजिए और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ये दोनों इसके आंसर हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ये मल्टीप्लाई मेथड। मल्टीप्लाई मेथड में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी हैं इसमें से, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दोनों को चूज़ करेंगे तो आप ना तो कुछ कैंसिल हो रहा है और तीनों ही वेरिएबल प्रेजेंट हैं। अगर इन दोनों फ्रैक्शन को लेंगे तब भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं, इन दोनों को लेंगे तब भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं, और फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तब भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो पहला मेथड है वो फेल हो रहा है। तो अब हमें आना है मल्टीप्लाई मेथड की ओर। तो मल्टीप्लाई मेथड क्या है, उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, इसको कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल बोलते हैं। देखिए अगर 2 फ्रैक्शन आपस में कभी भी इक्वल हैं, जैसे कि मान लीजिए 2/3 और 4/6 दोनों अभी इक्वल हैं, तो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो क्या कहता है कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले ऐड कीजिए,
यानी कि a प्लस बी अपॉन उन्हीं न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और सेम प्रोसीजर लगाइए राइट साइड में। तो अब भी ये जो फ्रैक्शन है वो सेम रहेंगे, जैसे कि यहाँ 2/3 और 4/6 पहले से बराबर थे। अब मैंने ऊपर क्या किया, 2+3 किया और नीचे क्या किया, न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 2+3 अपॉन में 2-3 और सेम मैंने राइट हैंड साइड में किया। तो देखिए जो रिजल्टिंग आंसर है वो सेम है। इसी तरह से इसको बोलते हैं सिर्फ कॉम्पोनेंटो कि a प्लस बी, मतलब ऊपर हमने क्या किया, b को ऐड कर दिया और b को नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहने दिया। ऐसे c/d है तो c प्लस डी कर दिया, लेकिन d को ऐसे ही रहने दिया। तो a प्लस बी अपॉन बी और c प्लस डी अपॉन डी, तो ये फ्रैक्शन भी सेम रहते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल आपको राइट साइड में दिया हुआ है। अब सिर्फ डिवाइड एंड डू देख लेते हैं कि a अपॉन में हमने a माइनस बी किया हुआ है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हमेशा, और c अपॉन c माइनस डी, तब भी फ्रैक्शन सेम रहते हैं। और अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, फिर सेम प्रोसीजर से राइट हैंड साइड में किया जाए, तो वो फ्रैक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ हम मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे वो मैं अभी समझाऊंगा। और देखिए ये सारे मैंने रूल यहाँ लिखे हुए हैं फ्रैक्शंस के अंदर, इनमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई मेथड है क्या एग्जैक्टली, कि आपको ऐसा कुछ ढूंढना है इस तरह से कि मैं डिनोमिनेटर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि ये z माइनस वाई है, ये x माइनस जेड है, ये y माइनस एक्स है। तो मैं इन तीनों में करस्पॉन्डिंगली ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो हो जाए। हो सकता है समझ ना आया हो, एक बार दोबारा सुनिए। मैंने कहा है कि z माइनस वाई है डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर और यहाँ भी ये डिनोमिनेटर, इन तीनों में करस्पॉन्डिंगली कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि इन तीनों में मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड करें हम तो सम ज़ीरो आए। जैसे समझने के लिए देखिए, अब वो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 1 2, उसके बाद में 2 माइनस 1 3, 3 1 2, या फिर 1xy वेरिएबल भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1xy स्क्वायर। अब यहाँ आपका IQ होगा, उससे आप जल्दी पकड़ पाएंगे कि मैं यहाँ पे किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। जिनका IQ अच्छा होता है वो बहुत जल्दी पता कर लेते हैं इन चीज़ों को, या फिर प्रैक्टिस कर करके आप उसको बनाइए। तो अभी शुरुआत के लेवल के लिए आप देखिए, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 1 का मल्टीप्लाई। तो इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा z माइनस वाई, एज इट इज़ रहने वाला है। इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस x माइनस जेड, फिर इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई तो प्लस y माइनस एक्स। अब आप देखिए x से x कैंसिल हो गया, ये प्लस y से प्लस y और z से z। तो जैसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ किया एक तरह से 1 1 1, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो आंसर कितना आ रहा है, 0। तो जिनको ऐसे मल्टीप्लाई जब आप ढूंढ लेते हैं, तो मैंने यही कहा है मल्टीप्लाई मेथड के अंदर आपको ऐसे 3 नंबर्स ढूंढने हैं, या तो वो तीनों ही कांस्टेंट हों, तीनों ही वेरिएबल हों, या उनका कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि 1xy स्क्वायर और उसके बाद में xyz, कुछ भी हो सकता है। तो उनको मल्टीप्लाई करके बस 0 आना चाहिए। तो अगर 0 आता है तो क्या करें, अब मैंने इन कॉम्पोनेंट डिवाइड एंड को रूल के हिसाब से आपको समझा दिया है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं, जैसे dx अपॉन दिस, dy अपॉन दिस, dz अपॉन दिस, तो अभी हमने क्या किया, 1 1 1 मल्टीप्लाई का यूज़ करके कि इनका सम 0 दिखा दिया। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे, हमने क्या किया था, सम किया था। तो पहले मैं किसका मल्टीप्लाई किया आपने, 1 का, तो 1 तो dx ही रहने वाला है। फिर दूसरे में किसका मल्टीप्लाई किया था, dy का। फिर तीसरे में 1 का, तो 1 यानी dz। और डिनोमिनेटर में ऐसा करने से क्या आ गया था, 0। तो हम ये कॉम्पोनेंट जो साइड में ये सब रूल समझाए हैं उनके हिसाब से ये जो 3 फ्रैक्शन पहले से थे ये इक्वल हो जाएगा इसी वाले के। तो हम इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ढूंढ लिया हमने इस तरह का, मैंने बताया आपको, बस मेन इसी चीज़ पे मेहनत करनी है आपको। तो और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो मैंने 1 1 बोला है बस वही आंसर होगा। देखो XYZ आपको ढूंढना है, 2 3 -1, 2 3 0, कई तरह के कॉम्पोनेंट वो आप मल्टीप्लाई ढूंढ सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैंने कौन सा मल्टीप्लाई यूज़ किया है, 1 1 1, जो जस्ट अभी मैंने समझाया। तो इन तीनों में जब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया तो dx, यहाँ dy और यहाँ dz, और नीचे 0 कैसे आया वो आपको समझ आ गया। हमें जानबूझ के उसको ढूंढना है। फिर इस वाले फ्रैक्शन को आप इन तीनों में से, मतलब ऑब्वियसली इसी के सामने लिखा हुआ है क्या कि dx जो हमने ढूंढना है वो प्लस dz अपॉन में
ज़ीरो। अब आप देखिए, इसको चाहे आप इसके सामने लेके रख के चलिए, अब आपके पास 3 की बजाय 4 फ्रैक्शन हो गए। तो अब इसको चाहे आप चारों इन तीनों में से किसी के भी इक्वल रखिए, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो इन सबको ही ज़ीरो कर देगा। मतलब मैंने मान लीजिए समझने के लिए इस वाले को पहले वाले के इक्वल रख दिया, हालांकि चारों ही इक्वल हैं तो पहले वाले की। तो जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो इस पूरे को ज़ीरो कर देगा, यानी कि ये। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी वाई का वाई, डी जेड का जेड, और फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो C1। अब रियलिटी में स्टूडेंट्स की क्या हालत होती है कि ऐसे क्वेश्चन देख के ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते नहीं हैं, तो वो एक एटलीस्ट मल्टीप्लाई ढूंढ लेते हैं लेकिन दूसरा नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो फिर उनको या तो इग्नू के टीचर्स बिल्कुल मार्क्स नहीं देते। ऐसा नहीं है कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 1 या 1.5 मार्क्स दे दें, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो पूरा क्वेश्चन ही क्रॉस कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होगा। तो कुछ भी करके आपको प्रैक्टिस करके ये मल्टीप्लाई सोचना पड़ेगा, और अगर आपका IQ अच्छा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक और मल्टीप्लायर ऐसा ढूंढना है जो कि इनका डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर दे। अब आप सुनिए, जैसे कि अभी मैंने 1 1 1 यूज़ कर लिया, तो अब आप सोचेंगे 2 2 2 ले लें, तो वो नहीं ले सकते। 3 3 3 ले लें, वो नहीं ले सकते। मतलब जो आप पहले ले चुके हैं, इसी में अगर आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 2, हालांकि यहाँ 2 2 2 का मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट केस माना जाएगा, तो उसको हम नहीं ले सकते। MT2 में पढ़ा होगा आपने, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चीज़ें। तो अब आपको जो मल्टीप्लाई लेना है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप सोचें कि मैं 4 4 4 ले लूँगा, तो 4 4 4 तो इसी पर डिपेंड कर रहा है ना, इसी में हम अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा, तो वो आप नहीं ले सकते। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब ऐसा कुछ सोचिए कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ इनके डिनोमिनेटर में कि उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करने पे ज़ीरो आंसर आना चाहिए। तो दूसरा कौन सा है, तो जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x का मल्टीप्लाई किया, इसमें y का और इसमें z का। इसका कोई वो रूल नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि मुझे कैसे पता लगता है कि इसमें मैं x का मल्टीप्लाई करूँ, इसमें y का और इसमें z का। सिंपल सी चीज़ें प्रैक्टिस और देखने से, मतलब वही जो मैं बार बार IQ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, देखने से ही पता लग जाता है कि इस एक्सप्रेशन में x का, यहाँ y का और यहाँ z का मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे 0 आएगा। तो यहाँ मैंने यूज़ किया x, y और z। चेक करके देख लीजिए, इसमें आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड माइनस एक्स वाई, इसमें y का करेंगे तो वाई एक्स माइनस वाई जेड, इसमें z का करेंगे तो जेड वाई माइनस जेड एक्स। इनको कैंसिल कीजिए टर्म्स को, तो आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ऊपर वाले में, मतलब पूरे फ्रैक्शन में यहाँ और यहाँ ऊपर किसका मल्टीप्लाई किया था, x dx, और यहाँ नीचे भी किसका, x का। तो ऊपर क्या आ गया, x dx, फिर y dy, फिर z dz, और नीचे क्या आएगा, 0। जब नीचे 0 आ जाता है तो मैंने बताया है कि ये सारे ही फ्रैक्शन आपस में इक्वल होंगे, कॉम्पोनेंट डिवाइडेंड जो ऊपर बताए हैं रूल के हिसाब से। तो आप किसी के भी सामने रख दीजिए, मान लीजिए मैंने इसके सामने रख दिया, फिर ये 0 इस पूरे को 0 बना देगा, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x² 2, ऐसे y का और सिमिलरली z का। 2 LCM लेके राइट साइड में भेजा, 2c डैश, 2 भी एक कांस्टेंट है, c डैश भी एक कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट C2। तो इस तरह से हमारा एक आंसर ये है और एक ये। बार बार मैं कह रहा हूँ, एग्जामिनर इग्नू के अंदर खासतौर से, वैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन इग्नू के अंदर मैंने, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस से, कुछ स्टूडेंट कॉपी भी दिखाते हैं बाद में, तो उससे मैंने देख लिया है कि वो पॉइंट्स के हिसाब से मार्किंग नहीं देते, वो पूरा क्वेश्चन ठीक है तो मिल जाते हैं मार्क्स। और उसमें भी इतनी गंदी चेकिंग होती है इग्नू के अंदर कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, और आपने बिल्कुल ठीक किया है, तो मुश्किल से मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स देंगे, 3.5 तो मैंने देखा ही नहीं है, 4 में से 2 देंगे, 2.5। तो अगर आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन करके आ रहे हो, सोच रहे हो कि चलो मैंने कोशिश करके एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया है तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप मार्क्स मत ऐड करना, वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों ही मल्टीप्लाई ढूंढने पड़ेंगे। प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कॉन्स्टिट्यूट या गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे बहुत क्वेश्चन लगाए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हर क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। देखिए अब यहाँ x बाई माइनस जेड, अब यहाँ देखिए जो सबसे पहले वाला मेथड था, मैंने बताया था वो साइमल्टेनियस का सबसे ईजिएस्ट था
और वो नहीं देंगे एग्ज़ाम में, मतलब वो बहुत ईजी है कि भाई जल्दी से ढूंढ लो उनमें से कि कोई एक वेरिएबल एब्सेंट हो, तो वो तो सबसे ईजी हो जाता है, लेकिन वो आता ही नहीं है उस टाइप का क्वेश्चन। तो मल्टीप्लायर मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, और उनको अगर टफ बनाना होगा तो वो मिक्स मेथड का क्वेश्चन दे देंगे, तो वो थोड़ा और लेवल का हो जाता है। उसमें भी पहुँचेंगे हम लोग थोड़ी देर में। पहले और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ दिया हुआ है डी एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस जेड, डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस एक्स, फिर डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस वाई। तो आपका दिमाग एकदम से चलना चाहिए कि मैं यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लायर यूज़ करूँ कि आंसर ज़ीरो आ जाए। तो सबसे पहले आप वही 1 1 1 ट्राई करके देखिए। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड लिख लीजिए रफ कॉपी पे, फिर वाई जेड माइनस वाई एक्स, क्योंकि आप 1 ही ले रहे हैं तो वो वही आएगा, फिर जेड एक्स माइनस जेड वाई, तो कैंसिल करने पे वो ज़ीरो आ रहा है। दैट मीन्स कि 1 1 1 मल्टीप्लायर यहाँ काम कर रहा है। तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई यानी कि डी एक्स, ऊपर नीचे दोनों ही जगह ही किया जाता है, तो वाई डी वाई, सॉरी 1 है तो 1 डी वाई, फिर 1 डी जेड, तो ये आ गया। डिनोमीटर में हमने चेक कर लिया है कि वो ज़ीरो ही आएगा। फिर इक्वल टू इन तीनों के किसी के भी इक्वल रख दीजिए, तो डी एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वाई का वाई, डी जेड का जेड, और ज़ीरो का इंटीग्रेशन मतलब कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली अब आप सोचिए कि अब हम यहाँ पे और क्या ऐसा ले सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करें, मतलब दूसरा मल्टीप्लायर चाहिए मुझे। तो सोच के देखिए, तो मैंने जैसे यहाँ पहले सोच के देखा 1/z से कुछ काम बने, तो उसको रफ कॉपी पे करके देखिए, तो आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा था। दैट मीन्स कि ये 1/z यूज़ नहीं कर सकते। फिर सोचिए कुछ और, तो मैंने इस बार यूज़ किया 1/x 1/y 1/z। तो जब आप यहाँ पे x करेंगे इस तरह से 1/x 1/y 1/z 1/z, तो z से z कैंसिल हो जाएगा, y से y, x से x, और y माइनस z, तो ये y प्लस y माइनस y से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस x से z माइनस z से। तो ये साफ दिखाई दे रहा था कि यहाँ अगर मैं 1/x 1/y 1/z लूँ तो डिनोमीटर का आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमारा मल्टीप्लायर अब क्या हो गया, 1/x 1/y 1/z। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम ये जो मल्टीप्लाई करते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों में करते हैं। तो ऊपर क्या आएगा 1/x dx, फिर यहाँ क्या आएगा 1/y dy, फिर यहाँ क्या आएगा 1/z dz। डिनोमीटर जीरो तो हो ही चुका ऑब्वियसली, क्योंकि हम मल्टीप्लाई सोच ही उसी तरह से रहे हैं। फिर ये वाला जो फ्रैक्शन आता है वो इन तीनों में से किसी के भी इक्वल रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जीरो का राइट साइड में मल्टीप्लाई। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में log x, फिर 1/y का log y, 1/z का log z। अब जीरो का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये एक बेसिक सी चीज़ है, आपने ज़रूर यूज़ की होगी 12th क्लास में, कि अगर एक से ज़्यादा मतलब इंटीग्रेशन अगर आपके मतलब जैसे इसको हमने इंटीग्रेट किया और एक से ज़्यादा लॉग आ रहे हैं, तो आप कांस्टेंट को C2 लिखने के बजाय log C2 लिखेंगे, तो आपकी इक्वेशन सॉल्व होने में आसानी होगी। वैसे आप यहाँ C2 लिख देंगे तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी इक्वेशंस को इजी बनाने के लिए ये कुछ बेसिक रूल हैं कि अगर एक से ज़्यादा लॉग आ गए हैं इंटीग्रेट करते टाइम पे, तो आप जो कांस्टेंट लेंगे वो भी लॉग के साथ लें। अब लॉगरिथम के बेसिक रूल देखिए कि अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत अंडरस्टूड हैं कि log x प्लस, इससे डायरेक्ट यहाँ कैसे पहुँच गए, क्योंकि ये चीज़ें अब मैं यहाँ सिखाने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा, हमारा डिफरेंशियल कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा एक्चुअल में। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ लॉग का रूल क्या होता है। लॉग का रूल होता है log m प्लस n, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो ये बस इसको राइट हैंड साइड इधर से इधर हमने तीनों प्लस में थे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं log x y z, और राइट हैंड साइड में तो log c2 है। फिर हम एंटी लॉग लेंगे, तब हम यहाँ पहुँचेंगे x y z इक्वल टू c2। तो ये चीज़ें अब वो वाली नहीं रही हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो टाइम जाता है वो मल्टीप्लायर के अंदर ही जाता है। उसके बाद में तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, उसको इंटीग्रेट करो फिर लॉग के रूल लिखो। तो अगर आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, मल्टीप्लायर सोच पा रहे हैं, तो आगे के स्टेप्स तो ऑब्वियसली बहुत ईजी लगेंगे आपको। तो उस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये सब चीज़ें मेंशन करें हम कि 1/x का और यहाँ पे लिखे हैं कि ऑन इंटीग्रेटिंग, फिर ऑन अप्लाइंग लॉगरिथम रूल वगैरह वगैरह लिखते हैं तो अच्छी बात है, वैसे ज़रूरी नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई कीजिए, फिर भी मैंने यहाँ कोशिश मतलब एक हिंट के तौर पे आपको बता दिया है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए
पहले एलएमएन मल्टीप्लाई यूज़ कीजिए, उसके बाद में एक्स वाई जेड। लेकिन कोशिश कीजिए, वैसे तो यहाँ शायद नहीं मिलेगा कोई और मल्टीप्लायर, पर आपको मिल जाता है तो और अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। तो लेकिन इसको अभी प्रैक्टिस कीजिए, एलएमएन मल्टीप्लायर लेके इक्वल टू जीरो, फिर इसका एक आंसर निकालिए, फिर एक्स वाई जेड यूज़ करके एक आंसर निकालिए, तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर डी वाई अपॉन में टू एक्स वाई डी जेड अपॉन में टू एक्स जेड। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, देखिए कि अगर ये एक तरह से कि मैं यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन वाई और डी जेड अपॉन जेड। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया। तो यहाँ पे हमने इन दोनों फ्रैक्शन को लिया, तो डी वाई अपॉन वाई डी जेड अपॉन जेड, फिर लॉग वाई हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड। मैंने बताया जब कांस्टेंट जोड़ना हो और एक से ज़्यादा लॉग अगर पहले से प्रेजेंट हो तो उस कांस्टेंट के सामने भी लॉग लगा दीजिए। फिर यहाँ पे लॉग वाई माइनस लॉग जेड आएगा, फिर लॉग के रूल के अकॉर्डिंग वो वाई अपॉन जेड, और एंटी लॉग लेने पे ये C1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y इक्वल टू जेड C1। एक आपकी इक्वेशन आ गई, मतलब बिना मल्टीप्लाई के हमें एक इक्वेशन इस आंसर की मिल गई। अब एक और लाना है, तो अब मल्टीप्लायर सोचिए, तो अब कौन सा यहाँ मल्टीप्लाई करें नंबर, कौन सा यहाँ मल्टीप्लाई करें और कौन सा यहाँ, कि उनका सम ज़ीरो आ जाए। तो जैसे मैंने कहा है, कोई स्ट्रिक्ट कोई ऐसा रूल नहीं है, सब आपको रफ कॉपी पे बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखिए। प्लस आई क्यू, कि इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ इन तीनों में कि उनको ऐड करने पे या माइनस करने पे ज़ीरो आ जाए। तो वो है यहाँ इस क्वेश्चन के लिए 2x 2y 2z। और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है तो वो मिक्स मेथड में चला जाता है। मिक्स मेथड का ही ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जब हमने 2x 2y 2z मल्टीप्लाई करके देखा, मल्टीप्लाई करके ऊपर भी और नीचे भी, तो सॉल्व करने पे ज़ीरो आने के बजाय कुछ एक मतलब ऐसी चीज़ मिल रही है जो किसी फ्रैक्शन के सामने रखेंगे तो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। अगर आपको कोई ऐसा मल्टीप्लायर यहाँ मिल जाता है जो कि ज़ीरो दे देता है, तो फिर तो आप वही रूल यूज़ कीजिए जो मैं प्रीवियस दो एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2x 2y 2z यूज़ किया तो कुछ चीज़ मिली देखने को, वो देखते हैं। पहले उससे पहले एक चीज़ समझिए, कहीं भी ये लिखा हो अगर कि डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस, या समझ लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि डी एक्स और अपॉन में एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, मालूम है, डायरेक्टली लॉग एक्स। इसी तरह से अगर कहीं पे भी ये लिखा हो जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या मैं नीचे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, तो क्या होगा। तो ये थोड़ा इंटीग्रेशन की सारी चीज़ें हैं। क्या है यहाँ एक्स डी एक्स वाई डी वाई और जेड डी जेड। तो अगर मैं इसको टी मान लूँ, तो इसको टी मानेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैंने टी माना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2x dx 2y dy 2z dz इज इक्वल टू dt। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये देखिए इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स वाई डी वाई और जेड डी जेड की जगह आ जाएगा 1/2 डी टी। फिर जो ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा था, इसकी जगह टी, तो यहाँ क्या आएगा 1/2, फिर 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी। तो ये इसका आंसर है। वापस से टी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैसा ही यहाँ कुछ होने वाला है। देखिए जब मैंने यहाँ 2x 2y 2z का मल्टीप्लाई किया, तो पहले तो कुछ ऐसा कोशिश कीजिए कि वो ज़ीरो हो जाए, तो वो क्वेश्चन सबसे ईजी हो जाता है। लेकिन अगर ज़ीरो वाला नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसको हम किसी और फ्रैक्शन के इक्वल रखें तो इंटीग्रेबल हो जाए, वेरिएबल सेपरेबल कुछ जैसा मिल जाए। तो जब मैंने यहाँ पे 2x 2y 2z का मल्टीप्लाई किया तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, 2x dx 2y dy 2z dz, और डिनोमीटर में ये टर्म आई। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, कुछ टर्म कैंसिल हो जाती हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है,
और यहाँ एक्स जेड स्क्वायर है, तो मतलब इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ और x कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसमें से आप वो फ्रैक्शन ढूंढिए जिसमें x अवेलेबल हो और जो कैंसिल हो जाए। तो आप चाहे थर्ड फ्रैक्शन ले लीजिए या सेकंड फ्रैक्शन, कोई भी ले लीजिए, क्योंकि दोनों में से ही जब आप उसके सामने रखोगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा डी जेड अपॉन टू एक्स जेड। तो जब आप इसको सामने रखेंगे तो इसके डिनोमीटर का x इसके डिनोमीटर के x से कैंसिल हो गया। अब ये बचा। अब इसका इंटीग्रेशन तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया, ये देखिए 1/2 log t, और t की जगह वापस ये वैल्यू, तो यहाँ पे वही लिखा होगा। देखिए जो 1/2 था वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हट गया, तो इसकी जगह जो इंटीग्रेशन है वो लिखा log t, और t की जगह वापस ये लिखा। फिर 1/z का इंटीग्रेशन log z, फिर एक कॉन्स्टेंट आएगा तो log c2, फिर दोनों को एंटी लॉग लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो मल्टीप्लायर, ये सबसे एक तरह से मिक्स मेथड के अंदर क्वेश्चन ये काउंट होगा कि मल्टीप्लायर का पहला रोल यही है, आपको देखना है कि मैं मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो जाए। अगर वो ज़ीरो नहीं मिल रहा है तो आप देखिए कि क्या वो कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है कि जो कि जल्दी से इंटीग्रेट हो जाए, तो वो देखना है। तो इसी तरह के अब आगे एडवांस क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखते हैं एक और। यहाँ दिया है माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स एक्स प्लस वाई, फिर डी वाई अपॉन में वाई एक्स प्लस वाई, और डी जेड अपॉन में दिस। तो पहला तो इन दोनों फ्रैक्शन को ही ले लीजिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को लेंगे तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल सा है। तो एक आंसर तो ये आ गया। फिर दूसरा कैसे लें, तो दूसरा कोई और मिला नहीं तो मल्टीप्लायर यूज़ करके देखा। तो मल्टीप्लायर यूज़ करने पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़ीरो की तरफ ही सोचो, लेकिन अगर आप ज़ीरो नहीं ला पा रहे हैं तो कुछ ऐसा मल्टीप्लायर सोचिए कि जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं उसको जब आप किसी और फ्रैक्शन के इक्वल रखेंगे तो कुछ एक इंटीग्रेशन जैसा कुछ मिलना भी चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देखें 1 -1 और 0, यानी कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें -1 का, और इसमें 0 का, तो क्या आएगा माइनस डी एक्स माइनस डी वाई। फिर अपॉन में इसी तरह से नीचे करके देखा तो अब यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप सोचिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो अब हम इस वाले के फ्रैक्शन को रखें किसके सामने, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर नीचे जीरो होता था तब तो आप चाहे सामने कोई भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच रहा है। तो आप वो देखिए कि जिससे आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। तो अब देखिए मैंने इसको रखा तीसरे के इक्वल, यानी कि डी जेड अपॉन में एक्स माइनस वाई और 2x प्लस 2y प्लस 2 मतलब प्लस जेड। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर किए तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में ये जो भी बचा वो डी जेड अपॉन में 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए कैसे करें इसका इंटीग्रेशन, तो सिंपल यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को t मान लीजिए, तो डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी टी। तो ऊपर क्या बचेगा इधर डी टी अपॉन टी, यहाँ क्या बचेगा डी जेड अपॉन टू टी प्लस जेड। अब जैसे कि मैंने आज जब क्लास स्टार्ट की थी तब बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको ये चैप्टर तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, फिर वेरिएबल एंड सेपरेबल अच्छे से आना चाहिए, और तीसरा था मतलब कि लीनियर इक्वेशन जो कि है पी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मतलब जो भी इस फॉर्मेट में लिखा है तो ये जो पी और क्यू है वो या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए। तो अगर आप इसको अच्छे से अगर देखेंगे तो इस ये एक्सप्रेशन इस जैसा है। कैसे, देखिए डी टी अपॉन में टी और डी जेड अपॉन में टू टी प्लस जेड। तो मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू टू टी प्लस जेड अपॉन में टी। फिर यहाँ पे फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कीजिए, टू टी अपॉन टी प्लस जेड अपॉन टी। फिर टी को इधर जेड अपॉन टी को लेफ्ट साइड में लेके आइए, तो जी डेड अपॉन डी टी माइनस वन अपॉन टी जेड इज इक्वल टू टू। अब आप देखिए यहाँ जेड है, यहाँ वाई है, यहाँ टी है, यहाँ एक्स है। तो आप खुद से सोचिए कि जब ये p है तो देखो ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ y है और ये भी y। तो ऐसे यहाँ देखिए z और यहाँ भी क्या है z सेम है। फिर ये p और q मैंने क्या बताए थे आपको कि या तो कांस्टेंट हो या ये फंक्शन होने चाहिए x के। तो ऐसे यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो ये 1/t है और राइट हैंड साइड में जो चीज़ है क्या वो फंक्शन है t की, तो आंसर है यस, ये t का फंक्शन है और ये कांस्टेंट है। तो यानी कि ये बिल्कुल इस वाली फॉर्मेट में बैठ रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता था हमारा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर इक्वल टू और इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो फिर वो क्लास आप पहले देख लीजिए,
वेरिएबल एंड सेपरेबल की, क्योंकि मैं पूरा इसके क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो पहले मैंने इस इक्वेशन का इस लॉजिक से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जो कि 1/t है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये निकाला। फिर यहाँ पे z और t, तो t की वैल्यू क्या थी x प्लस वाई, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। और पहली इक्वेशन हमें मिली थी डायरेक्ट फ्रैक्शन को यूज़ करके, यानी ये वाली। तो इस तरह के ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। मतलब ये प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे इस इक्वेशन का जो 2 इक्वेशन सॉल्यूशन मिलेंगे वो ये दोनों हैं, तो आप आंसर मैचिंग कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इग्नू के असाइनमेंट या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट भी वैसे लगा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो यहाँ मैंने साइड में ये जो लिखा हुआ है, इससे ही आप समझ जाएंगे कि इस वाले का मल्टीप्लायर जो है वो कौन है 1 1 1, एक कौन है ABC, एक कौन है XYZ। बाकी आप चेक कर लेना कौन कौन से इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि किसी क्वेश्चन में 2 ही मल्टीप्लायर मिले, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे कि शायद यहाँ पे ABC भी मल्टीप्लायर है, 1 1 1 भी है और XYZ भी है, तो आप इससे 3 ही आंसर आ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जैसा है, जस्ट अभी अभी किया था कि यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट और सेकंड रेशियो ये लिया और x प्लस वाई को t मान लिया। तो t मानने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, वेरिएबल एंड सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, उसको इंटीग्रेट किया, फिर वापस t की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन आपको यहाँ मिल जाती है। अब लेते हैं दूसरी वाली। तो दूसरे वाले के लिए मैंने यहाँ पे क्या चूज़ किया है, x माइनस 1 और 0, ये वाला मल्टीप्लायर। तो इसको यूज़ कीजिए, मल्टीप्लायर यूज़ करना मैंने सिखा दिया है। और मल्टीप्लाई का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि डिनोमिनेटर में 0 आए। 0 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन और दिए हैं उसके इक्वल करके इंटीग्रेशन ईजी हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने x माइनस वाई और 0 यूज़ किया, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए AZ मतलब AXZ और AYZ, तो AZ कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। तो क्यों ना मैं उसके इक्वल रख दूं जिसमें x प्लस वाई हो। तो जैसे ही मैंने x प्लस वाई के इक्वल रखा तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए बाकी का जो बचा वो वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेट कर दो। जैसे कि यहाँ क्या बचा, x dx ये आ गया, y dy ये आ गया, यहाँ AZ तो z से भी z कैंसिल हो गया था तो A dz ये आ गया। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, y dy का y स्क्वायर अपॉन 2 और a dz का az। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें ये 2 एलसीएम लेके राइट साइड में भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं dx अपॉन में y प्लस जेड, dy अपॉन में z प्लस एक्स और dz अपॉन में x प्लस वाई। तो रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर करके देखिए कि किन किन को हम मल्टीप्लायर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए dx अपॉन में y प्लस जेड है और dy अपॉन में, ये तीनों ही प्लस हैं इस बार। पहले एक क्वेश्चन हमने कर चुके हैं जिसमें यहाँ माइनस था, तो उसके अंदर हमने 1 1 1 मल्टीप्लायर यूज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए पहले इन दोनों फ्रैक्शन को मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि dx माइनस dy, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो dy माइनस dz। तो यहाँ क्या मिल रहा है y माइनस एक्स, यहाँ क्या मिल रहा है z माइनस वाई। अगर मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लूँ तो ऊपर क्या बचेगा, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो dx माइनस dy और नीचे आ जाएगा एक माइनस और x माइनस वाई। इसी तरह से यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये y माइनस जेड, तो जो यहाँ माइनस था वो इस माइनस से कैंसिल हो गया। यहाँ x माइनस वाई को t1 मान लीजिए, y माइनस जेड को t2 मान लीजिए। सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये t1 की फॉर्म में आ जाएगा, ये t2 की फॉर्म में। ये देखिए dt1 अपॉन t1 और dt2 अपॉन में t2। इंटीग्रेट कीजिए तो log x माइनस वाई मतलब log t1 आएगा, लेकिन t1 को वापस हमने x माइनस वाई पुट कर दिया। इसका इंटीग्रेशन log t2 की जगह वापस से y माइनस जेड तो log y माइनस जेड। एक से ज़्यादा log हो तो कांस्टेंट भी हम log c की फॉर्म में लेते हैं। फिर log का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और एंटी लॉग लीजिए, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनानी है
तो एक तो यही फ्रैक्शन रहने दीजिए डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स, एक में क्या कीजिए तीनों को ऐड करके देख लीजिए। तो तीनों को ऐड करने पे डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन में 2x प्लस वाई प्लस जेड। सेम उसी लॉजिक से यहाँ हमने y माइनस एक्स या x माइनस वाई को क्या माना था t, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कितना आया था डी एक्स माइनस डी वाई, तो माइनस डी टी अपॉन टी। और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड को कुछ और मान लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए x माइनस वाई को t1 माना था, y माइनस जेड को t2 माना था, तो इसको t डैश या t3 आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है। अब देखिए इस वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो उसी तरह से यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा हुआ था, तो 2t डैश। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन log t, इसका इंटीग्रेशन 1/2 log t डैश, फिर एक कांस्टेंट आएगा तो log c डैश। बाकी वही सब चीज़ें हैं, t डैश और t की वैल्यू वापस रिटर्न पुट कीजिए, लॉग का रूल लगाइए, लॉग हटाइए एंटी लॉग लेके, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई सामने लिखा हुआ ये साफ साफ कि एक, अब देखो यहाँ ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बार बार कि क्या पुट करने से ज़ीरो आ रहा है या कोई वेरिएबल सेपरेबल जैसी चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे एक्स बाई जेड यूज़ करके देखा और ये आंसर आ रहा है। दूसरा कैसे निकालें? तो दूसरा निकालने के लिए देखिए जेड डी वाई और वाई डी जेड, तो इन दोनों में जेड वाई और यहाँ ज़ीरो, मतलब मल्टीप्लाई क्या हो गया आपका ज़ीरो वाई जेड, ज़ीरो वाई जेड। और फिर इक्वल टू में जब आपने इसको सॉल्व करके देखा तो ये कुछ ऐसा फ्रैक्शन मिला। तो यहाँ से आप देखिए जेड वाई अगर कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो ऐसा इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अवेलेबल है, तो डी एक्स वाले में, तो इसलिए हमने इस वाले फ्रैक्शन को डी एक्स के इक्वल रखा। तो इसको फिर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड अपॉन में वाई जेड, और राइट साइड में सिर्फ डी एक्स अपॉन एक्स बचता है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी एक्स अपॉन में जेड एक्स प्लस वाई, डी वाई अपॉन में जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये तो सिंपल है, पहला मल्टीप्लायर यूज़ करना है एक्स माइनस वाई और जेड माइनस जेड, फिर एक वाई एक्स और माइनस जेड। मल्टीप्लायर्स का कोई रूल नहीं है, कैसे सोच रहे हैं उनको आपको रफ कॉपी पे यहाँ मल्टीप्लाई कर करके देखना ही है कि या तो ज़ीरो आना चाहिए या फिर कुछ ऐसा बनना चाहिए जो इन तीनों फ्रैक्शन के इक्वल रखें तो कैंसिल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में क्या होता है कि चलो मैं कराता ही हूँ, डी एक्स अपॉन वन, फिर कितना है डी वाई अपॉन थ्री। तो जब हम इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं और इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, थ्री डी एक्स इक्वल टू डी वाई। इसको इंटीग्रेट कीजिए, थ्री एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन वाई प्लस एक कांस्टेंट तो सी डैश। फिर इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टी मतलब एलसीएम वो लेफ्ट राइट साइड में करके, तो वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सी वन। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये जो वाई माइनस थ्री एक्स है और थर्ड फ्रैक्शन में भी वाई माइनस थ्री एक्स है, तो ये चीज़ यहाँ यूज़ हो जाएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें फिर मल्टीप्लाई ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की यही ट्रिक है कि यहाँ से जो y माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सी वन है वो यहाँ यूज़ हो जाएगा, पुट हो जाएगा। तो डी जेड अपॉन में 5z प्लस ये 10, लेकिन y माइनस थ्री एक्स को हमने यहाँ से सी वन के इक्वल पुट कर दिया, किसी के भी इक्वल रख दो, चाहे डी वाई अपॉन थ्री या डी एक्स अपॉन वन, तो डी एक्स के इक्वल रखा और ये इंटीग्रेट कर दो इसका, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और डी जेड अपॉन में 5z, तो डी जेड अपॉन में 5z प्लस 10 और एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा ही कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x फॉर्म में बन गया। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, लेकिन जो भी इसके साथ में उसका डिफ्रेंसिएशन करके डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/5 इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी। इसी तरह के यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। नीचे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ लगाए हुए हैं, उनको आप कभी ना कभी या तो ये पेपर्स में आए हैं प्रीवियस ईयर के या फिर असाइनमेंट में पूछे गए हैं, तो उनका क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली सॉल्व करके लगाया हुआ है, जो भी अभी ऊपर पढ़ाया है उन्हीं के हिसाब से। देखो मैं बताता हूँ एक दो क्वेश्चन दिखा के कि ऐसे ये है डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर सिर्फ वाई, और फिर डी जेड अपॉन जेड, जैसे ये एक्सप्रेशन है। तो हमने यहाँ पे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लिया, क्योंकि इन दोनों में हमें देखने को मिल रहा है कि x एब्सेंट है, इसलिए इन दोनों को लिया। फिर अब देखिए, अब ये मत आप समझिए कि डी वाई अपॉन वाई और डी जेड अपॉन जेड की जगह ये कैसे डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऑब्वियसली, और ये चीज़ें कैसे आई हैं वो समझने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, डी वाई अपॉन वाई मतलब वेरिएबल सेपरेबल, तो इसका इंडिकेशन हो गया लॉग वाई। फिर डी जेड अपॉन जेड तो लॉग ई जेड, फिर एक कॉन्स्टेंट आएगा तो लॉग ई सी, फिर इसको इधर ले आइए तो लॉग ई वाई माइनस लॉग ई जेड इज इक्वल टू लॉग ई सी। यहाँ पे लॉग हमने रूल लगाया तो वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू लॉग ई सी, एंटी लॉग लिया तो वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू सी, तो ये चीज़ वही लिखी हुई है। फिर इसके बाद में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले लिया मैंने, फर्स्ट और सेकंड को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई आया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, यानी कि सेकंड इक्वेशन। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं आपके, जहाँ फंसेंगे वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर से आप देख सकते हैं। फिर जैसे कि अब ये क्वेश्चन है तो इसमें कौन कौन से मल्टीप्लायर यूज़ करें या क्या सॉल्व करने का तरीका है। तो मल्टीप्लायर जो मैं बोल रहा था वो यहाँ पे मैंने पी क्यू आर के नाम से कभी कभी लिखा हुआ है और कभी कभी एल एम एन के नाम से, कि मतलब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि इस ये जैसे P है, ये Q है और ये क्या है R, कैसे पता लगा। आपको याद होगा जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि डी एक्स अपॉन पी, फिर डी वाई अपॉन क्यू और फिर डी जेड अपॉन आर, तो ये पी क्यू आर होते हैं। तो इन पी क्यू आर में मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा P1 Q1 R1, मतलब शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो यहाँ मेरा मल्टीप्लायर है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, फिर 1 अपॉन 3z, क्योंकि 1 अपॉन 3z, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से वो 0 बनना है, तो ये 0 आ गया। तो 0 आने के बाद में किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल रख दो तो ये बनेगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आंसर, यानी कि ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी। मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये फर्स्ट है। फिर दूसरा यूज़ कीजिए, तो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन मैंने चूज़ किया, फिर आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है, फिर ये सेकंड इक्वेशन। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे इनको सॉल्व किया हुआ है, और प्रैक्टिस ही चाहिए इसमें फ्रैक्स मल्टीप्लायर वगैरह ढूंढने के लिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को कमांड अच्छी कर लेंगे तब भी। ये क्वेश्चन देखिए अभी अभी मैंने कराया था y माइनस 2x वाला, जिसमें से ये जो इनको सॉल्व करके आंसर आता है उसको यहाँ पुट करना होता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन एक दो रिपीटेड भी मिलेंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अलग हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, उनको पहले खुद से जो मैंने सिखाया है उससे खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर नहीं समझ आए तब ये नोट्स खोल के देख लीजिए कि कहाँ क्या इशू है, तब आप इसको कर सकते हैं अच्छे से।